Welcome to Unit 4 Design of Compression Member and Lecture 1 Introduction to Compression Member. In this session, we will see compression member that definition क्या है कॉलम का compression member का एंगल स्ट्रट क्या होते हैं उसका डेफिनेशंस वाइज हम लोग चलेंगे। उसके बाद टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड, ठीक है, ये तो आपने हर जगह पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले ही चैप्टर में देखा होगा, बताया होगा कि टाइप्स ऑफ सेक्शन बहुत तरह के होते हैं और उसमें से कुछ सेक्शन को हम लोग टेंशन मेंबर का यूज कर रहे हैं एज अ टेंशन मेंबर, एज अ कॉम्प्रेशन मेंबर कुछ का यूज करते हैं, एज अ बीम यूज करते हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सेक्शन सबके लिए ऑलमोस्ट सेम है, बट ये है कि जैसे आप टेंशन मेंबर की बात करें तो आपने देखा होगा एंगल सेक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता था, है ना। टेंशन मेंबर में वहाँ पे हम आई सेक्शन की चर्चा ज़्यादा नहीं करते थे क्योंकि आई सेक्शन को एज अ टेंशन मेंबर हम लोग यूज नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो कहीं कहीं पे कुछ ज़्यादा यूज होता है, कहीं कम यूज होता है, बट एनी काइंड ऑफ सेक्शन है हमारे पास अवेलेबल है, वो आपका जहाँ उसको यूज कर रहे हैं और जिसमें जिस तरह का उसमें लोड आएगा समझिए उस तरह का वो मेंबर बन गया स्ट्रक्चर में, है ना। तो ये चीज़ें हैं, जब खासकर ये ज़्यादा आपको दिखाई देगा जब आप ट्रस पढ़िएगा तो वहाँ पे कुछ मेंबर टेंशन में, कुछ मेंबर कंप्रेशन में, इस तरह का चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आज जो हम लोग पढ़ेंगे और रेडियस ऑफ जाइरेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, स्लेंडरनेस रेशियो, उसका लिमिट क्या मैक्सिमम लिमिट होगा ये देखेंगे, इफेक्टिव लेंथ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एंड ये जो है आपको हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहेगा लगभग। इफेक्टिव लेंथ की हम लोग चर्चा करेंगे, तो ये इम्पोर्टेंट है, ओके। उसके बाद परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉम्प्रेशन। सो सबसे पहले हम लोग आते हैं कि कॉम्प्रेशन मेंबर को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। इट इज अ स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू कॉम्प्रेशन, बस ये डेफिनेशन हो सकता है, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि कॉम्प्रेशन मेंबर वो मेंबर होता है या वो यूनिट होता है हमारे बिल्डिंग का जिसमें कॉम्प्रेसिव लोड आता है, राइट। जैसे यहाँ पे ये देख लीजिए कि यहाँ पे आपको कॉलम दिख रहा है, कॉम्प्रेशन मेंबर दिख रहा है, ठीक है, एल लेंथ का दिख रहा होगा, नीचे यहाँ पे सपोर्ट से ये इसको लगा हुआ है, ऊपर से लोड लग रहा है पी पी का, ठीक है। और ये जो है ये लोड जो आपको पी लग रहा है इसको क्या कर रहा है, एक्सियली लग रहा है और इसको ये फिर नीचे ट्रांसफर कर रहा है, मतलब लोड तो इसमें कॉम्प्रेसिव आ रहा है, राइट, इसमें कॉम्प्रेसिव लोड आ रहा है। आपने देखा होगा कि हम लोग दो तरह से पढ़ते हैं, जैसे किसी मेंबर को दोनों तरफ से खींच रहे हैं तो वो टेंशन हो गया, और अगर दोनों तरफ से हम इसको ऐसे पुश कर रहे हैं तो ये कॉम्प्रेशन हो गया, ठीक है। अगर पुल कर रहे हैं तो टेंशन, पुश कर रहे हैं तो कॉम्प्रेशन। तो ये मीनिंग तो आपको क्लियर होगा कि दिस इज अ कॉम्प्रेशन मेंबर, ठीक है। तो कॉम्प्रेशन मेंबर में यहाँ पे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंस रख रहा है, दो चीजें हैं जिसको आप ज़्यादातर देखेंगे, दो चीज़ों का यहाँ डिजाइन करना है, जिसमें एक आपको करना है कॉलम का डिजाइन, ठीक है, और एक आएगा आपको स्ट्रट। कॉलम और स्ट्रट बोथ आर द कॉम्प्रेशन मेंबर, ठीक है, दोनों कॉम्प्रेशन मेंबर ही है। कॉलम जो हो गया उसमें समझिए कि हैवी लोड्स के लिए हम लोग चर्चा बात करेंगे, उसका हैवी लोड के लिए डिजाइन किया जाता है, ज़्यादा लोड के लिए। स्ट्रट जो है वो छोटा यूनिट होता है, ठीक है, छोटा यूनिट इन द सेंस कि उसको हम लोग यूज कहाँ कर रहे हैं, जहाँ पे आप, ठीक है, रूफ ट्रस देखते होंगे आप लोग, उसमें स्ट्रट की चर्चा हम लोग ज़्यादा करेंगे, वहाँ पे स्ट्रट की बात करेंगे। तो स्ट्रट में हम लोग एंगल स्ट्रट बहुत यूज करते हैं क्योंकि एंगल सेक्शन वहाँ यूज कर रहे हैं ज़्यादातर, इसीलिए उसको बोलेंगे एंगल स्ट्रट, राइट, ठीक है। तो चलिए कॉलम को डेफिनेशन कहते हैं क्या है, तो ए वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर, देखिए कॉलम जब भी बात कहेंगे तो इट शुड बी वर्टिकल, ये वर्टिकल ही होगा, ठीक है, वो इंक्लाइंड और ये अलग अलग पोजीशन में नहीं होगा, अगर वो इंक्लाइंड पोजीशन में है तो उसको हम कॉलम नहीं बोलेंगे, ठीक है। सो ए वर्टिकल compression member in which load is acting concentric to the longitudinal axis। तो longitudinal axis कौन सा हो गया, ये जो एक्सिस आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड longitudinal axis, राइट, ये longitudinal axis हो गया, और लोड भी हमारा इसी एक्सिस से पास कर रहा है, इसलिए हम उसको बोले कंसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक नहीं होगा तो हमारी दिक्कत क्या आएंगी, एनीवन कोई बता पाएंगे, कुछ आइडिया है। बेंडिंग मूवमेंट है, इसेंट्रिक लोड के कारण तो बेंडिंग आएगा। हाँ, ड्यू टू इसेंट्रिसिटी, मतलब अगर ये सोचिए कि यहाँ पे कुछ इसेंट्रिसिटी के कारण यहाँ थोड़ा लोड, मानिए यहाँ इसेंट्रिसिटी है, ये हमारा लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, बट जो लोड का एक्सिस है,
ठीक है, वो अलग है तो इसेंट्रिसिटी बन जाएगा, एंड इन दैट केस हमारा एक मोमेंट क्रिएट हो जाएगा, और ड्यू टू मोमेंट हमारा बेंडिंग मोमेंट अगर आ गया तो फिर वो एक्सियली लोडेड कॉलम की बात हम लोग नहीं कहेंगे, एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर तब होगा ही नहीं। जो कि आपको जो यहाँ इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज एक्चुअली डिजाइन ऑफ एक्सियली लोडेड कंप्रेशन मेंबर, मतलब एक्सियली लोडेड होगा वो, इसेंट्रिक लोडिंग की हम बात नहीं करेंगे। और इसका भी डिजाइन होता है, अगर इसेंट्रिक लोडिंग तो है, ठीक है, तो उसका भी डिजाइन है। जब आप आरसीसी पढ़ेंगे आगे चल के नेक्स्ट सेमेस्टर में, वहाँ पे आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट है, डिजाइन नहीं मिलेगा, आपको फर्दर स्टडी करना होगा, बीटेक में जाएंगे तो पढ़ेंगे। तो बेसिकली हम लोग आते हैं वापस, और जो कंसेंट्रिक लोडिंग की बात है उसी पे चलेंगे, उसी की चर्चा हम लोग ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से अज्यूम कर लीजिए कि हमारा जो कॉलम है उसमें जो लोड एक्ट कर रहा है वो कंसेंट्रिक है, ठीक है। उसमें अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो प्रैक्टिकली ये एक्यूरेट नहीं है 100%, क्योंकि थोड़ा बहुत तो सेंट्रिसिटी हो जाता है कॉलम में, लेकिन चलिए वो माइनर, उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग सपोज करते हैं कि हमारा जो लोड है वो कंसेंट्रिक एक्ट कर रहा है, ठीक है। चलिए, कॉलम्स आर ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशंस, राइट। इस तरह से भी हम लोग एक टर्म देते हैं, नाम देते हैं कभी कभी, ठीक है, आ सकता है इसलिए। एंड आर सब्जेक्टेड टू हैवी लोड्स, और जो ज़्यादा हैवी लोड से जिसपे ज़्यादा हैवी लोड आता है, ठीक है, उस तरह के हैं। तो ये बस एक डेफिनेशन है। अगर मान लीजिए कभी पूछा जाता है कंप्रेशन मेंबर क्या है, नहीं होता है, छोटा छोटा 1 नंबर 2 नंबर में आपको कभी कभी डिफाइन करने के लिए आता है, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, और हम लोग चलते हैं दूसरा जो मैंने बताया आपको, स्ट्रट की बात करते हैं। तो स्ट्रट क्या है, ये भी एक कंप्रेशन मेंबर ही है, ठीक है। इट इज अ कंप्रेशन मेंबर इन विच लोड इज एक्टिंग कंसेंट्रिक, अगेन यहाँ पे भी कंसेंट्रिक लोड होगा, टू द इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हमारा कॉम्प्रेसिव लोड लग रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है, ठीक, यहाँ पे हमारा लोड लग रहा है। दे मे बी वर्टिकल, मतलब ये वर्टिकल भी हो सकता है और इंक्लाइंड भी हो सकता है, कैसे भी पोजीशन में हो सकता है। जैसे आपको एक ट्रस मेंबर देखिएगा तो इसमें देखिएगा अलग अलग तरह के यहाँ पे जो कंप्रेसर मेंबर जो आ रहे हैं इसको हम लोग बोल रहे हैं स्ट्रट बोल रहे हैं, राइट, यहाँ पे स्ट्रट बोल रहे हैं। कुछ मेंबर टेंशन में आ जाएगा, कुछ मेंबर कंप्रेशन में आ जाएगा, तो उस तरह से, ठीक है। एंड नॉर्मली हैव अ स्मॉलर लेंथ, और इसका जो लेंथ है वो छोटा होता है, ठीक। तो इसमें ज्यादातर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है कि सिंगल एंगल स्ट्रट और डबल एंगल स्ट्रट, और कभी कभी टी सेक्शन भी यहाँ यूज होता है, ठीक है। तो जो भी आप टेंशन मेंबर में पढ़ रहे थे उसी तरह का सेक्शन हमारा कंप्रेशन में भी यूज होता है ना। अभी हम लोग टेंशन मेंबर का डिजाइन करके आए हैं ना, उसका भी यूज होता है रूफ ट्रस में, अभी तो इसकी हम लोग डिजाइन करके आए हैं। उसी तरह से सिमिलर वे में हमारा कंप्रेशन मेंबर भी इसमें से कोई एक होगा, एक टेंशन मेंबर है, कोई एक कंप्रेशन मेंबर होगा। तो उसमें हम कंप्रेशन मेंबर की डिजाइन की बात करने जा रहे हैं अब, जिसमें अगर हम स्ट्रट की पहली बात करें तो स्ट्रट में हम लोगों को ज्यादातर जो डिजाइन मिलेगा उसमें सिंगल एंगल स्ट्रट और डबल एंगल स्ट्रट की हम लोग बात करेंगे, डिजाइन करेंगे। और हो सकता है टी सेक्शन स्ट्रट भी हमें मिले डिजाइन करने के लिए, ठीक। तो हम लोग इसका डिजाइन करेंगे, ये बस डेफिनेशन है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? इफ एनी क्वेश्चन बताइए। नो सर, क्लियर। ठीक है, चलिए, ओके। सो ये डेफिनेशन हो गया। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स को देखते हैं। चलिए, ये जो है टाइप्स ऑफ सेक्शन यूज्ड एज पर IS 800, ये सब तो आपको पहले से ही पता होगा। तो हम लोग एज अ कॉलम इन सब सेक्शन का यूज कर सकते हैं, जिसमें से रोल्ड बीम, रोल्ड कॉलम, समझ गए आप, चैनल सेक्शन का भी यूज हो सकता है, ठीक है। हॉलो सेक्शन भी कहीं कहीं यूज होता है, ठीक है। तो ये सब सेक्शन है, टाइप्स ऑफ सेक्शन है जिसका यूज किया जा सकता है। एंगल सेक्शन तो आप समझ ही गए कि स्ट्रट में यूज कर सकते हैं, टी सेक्शन का भी यूज किया जाता है, डबल एंगल का भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये सब सेक्शन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, तो इस पर हम लोग ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। ये बिल्टअप सेक्शन आप देख रहे होंगे, बिल्टअप सेक्शन, कंपाउंड एलिमेंट जिसको बोल रहे हैं, तो ये सब का भी यूज करते हैं हम लोग एज अ कंप्रेशन मेंबर। वहाँ पे जहाँ पे आपका लोड बहुत हैवी होगा वहाँ पे हमारा रोल्ड सेक्शन उसको बियर नहीं कर पाएगा,
सो वी नीड बिल्ट अप सेक्शन। तो वहाँ पे हम लोग को बिल्ट अप सेक्शन डिजाइन करना होगा, तो ये भी करेंगे। इस पे भी हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे इस बार बिल्ट अप सेक्शन पे भी, ठीक है। चलिए, तो ये सब फिगर को आप लोग जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और ये कोड में भी दिया हुआ है और पहले भी हमने इस पर चर्चाएं की है, ठीक है। आपको बस इतना जरूर इसमें ध्यान रखना है कि फ्लैंज क्या होता है, वेव क्या होता है, फ्लैंज विड्थ क्या है, ठीक है, जो वेव का थिकनेस क्या होता है, उसका डेप्थ क्या होता है, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए, और प्लस कोड देखना आपको आ ही रहा है, ठीक है। गुड, चलिए अब एक और चर्चा करते हैं कि हमारा जो कॉलम है, ठीक है, कॉलम में जो डेफिनेशन वाइज अगर हम चले कि कॉलम का टाइप्स भी कहीं मान लीजिए पूछा जाए कि टाइप्स ऑफ कॉलम क्या है नहीं है, तो यहाँ पे 2 तरह के आपको कॉलम बेसिकली दिखेंगे, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, और एक और टर्म आता है जिसको आप बोलेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट कॉलम भी कुछ होता है, ठीक है, उस तरह का। तो यहाँ फिगर में देखिएगा, मतलब इसमें देख रहे होंगे, एक जो कॉलम आपको दिख रहा है इसको बोला शॉर्ट कॉलम, ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ क्रशिंग फेलियर, राइट। मीनिंग क्या है कि जो शॉर्ट कॉलम होगा, ठीक है, उसका जो फेलियर होगा, मतलब फेलियर कब होता है, जब हमारा लोड जो है यील्ड से बढ़ जाता है, मतलब जो उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो उसका यील्ड स्ट्रेंथ है उससे ज्यादा हो जाएगा तो डिफॉर्मेशन आने लगेगा, आपको ये पता होगा। तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, फेलियर की हम लोग बात कर रहे हैं। तो जो फेलियर होगा शॉर्ट कॉलम का वो ड्यू टू क्रशिंग, क्रशिंग के कारण फेलियर होगा। इसका मतलब ये है कि इसका एक्सिस कहीं इस तरह से नहीं बकल करेगा जैसा ये बकल कर रहा है। इन जनरली अगर आप एक स्केल आपके पास होगा, 30 सेंटीमीटर का एक स्केल होगा, आप उसको अगर दबा के देखेंगे, दोनों एंड से उसको पुश करके देखिए, कंप्रेशन लोड लगा के देखिए अपना हाथ से, तो देखिएगा कि वो बकल कर जाएगा। क्या है कभी ऐसा, बताइए। यस सर। ठीक है, यस सर, तो ये तो यस। आप सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, ऐसा हुआ क्यों। तो ऐसा उसमें इसलिए हो रहा है कि उसका एक तो लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर है, और जब हम उसके क्रॉस सेक्शन पे जाएंगे तो देखिए क्रॉस सेक्शन कितना उसका कम है, प्लस अगर हम उसका रेडियस ऑफ जायरेशन पे चले जाएंगे तो आप देखिए कि उसका रेडियस ऑफ गायरेशन बहुत ही कम है, मिनिमम है। मतलब अगर आपको सिलेंडरनेस रेशियो पता चल जाए, ठीक है, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, L अपॉन R, ठीक है, और R जो होता है लिस्ट, मिनिमम, मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन, ठीक है, L अपॉन मिनिमम रेडियस ऑफ गायरेशन से डिवाइड कर दीजिए, तो ये डिपेंड कर रहा है कि स्लेंडरनेस रेशियो, मतलब जो कॉलम लंबा होता है उसको बोलते हैं, जो ज्यादा स्लेंडरनेस रेशियो उसको क्या बोल सकते हैं कि स्लेंडर कॉलम है, मतलब बहुत ही लॉन्ग कॉलम हो गया एक तरह से वो। तो इसका भी आप पढ़िएगा आगे चल के कि जो स्लेंडरनेस रेशियो है इसका वैल्यू सर्टेन वैल्यू से इंक्रीज कर जाएगा, उसको लॉन्ग कॉलम बोलेंगे, उसके पीछे शॉर्ट कॉलम बोलेंगे। तो ये सब आप आरसीसी में जाके पढ़ेंगे, ये सब आप टॉस में भी पढ़ेंगे कि किस कॉलम को शॉर्ट कॉलम बोलेंगे, किसको लॉन्ग कॉलम बोलेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हमारा इसका डिस्कशन टॉपिक नहीं है कि हम लोग शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम को डिफाइन करें और बकलिंग लोड, क्रिपलिंग लोड की बात करें, तो वो सब हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। बस एक जनरल टर्म मैंने आपको बस डिफाइन करने के लिए बताया कि हाँ शॉर्ट टर्म अगर बोल रहे हैं तो उसका फेलियर जो है क्रशिंग के कारण हो रहा है, दैट्स वाई उसको हम लोग शॉर्ट कॉलम बोल रहे हैं। अगर कोई कॉलम ऐसा है जिसमें लोड जो है यील्ड से आगे जाने के बाद जिसमें बकलिंग आने लगे और जिसका फेलियर बकलिंग के कारण हो, बकल कर जाने के कारण हो, उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग कॉलम, ठीक है। बस आपको यहाँ पे इतना ही समझना है, राइट, इतना तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। चलिए, तो इसमें देखिए कुछ एग्जांपल यहाँ पे आप दिख रहा होगा आपको, बकलिंग ऑफ कॉलम का यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिखाया जा रहा है, जिसमें देखेंगे आप कि कैसे यहाँ पे जो स्टील का कॉलम है, यहाँ देखिए स्टील कॉलम लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बकल कर गया है अपने एक्सिस से, देखिए ये सीधा नहीं रहा, वर्टिकल नहीं रहा, बीच का कुछ पोर्शन देखिए ऐसे बकल कर गया, देख रहे हैं ना, ये हमारा एक्सिस जो है सीधा अगर आता तो ऐसा कुछ आता, लेकिन ये ऐसा नहीं रहा कि ये बकल कर गया। तो दिस काइंड ऑफ, जैसे यहाँ देखिए बकल्ड आरसीसी कॉलम की हम लोग यहाँ बात करें, आरसीसी कॉलम ये बकलिंग के कारण फेलियर हो रहा है। अगर आपको इस तरह का टेस्ट करना है तो जैसे मैंने बताया कि एग्जांपल, जैसे आप ये स्केल ले लीजिए, 30 सेंटीमीटर स्केल को पुश करके देखिए, दोनों साइड से फोर्स लगा के देखिए कैसे वो बकल कर जाता है, ठीक है।
और अगर आप सिमिलर वे में एक केन होता है ना, केन, आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह कभी पिया ही होगा, वो तो पीते होंगे। तो जो केन होता है, अगर उस केन पे आप फोर्स लगा के देखें दोनों तरफ से, कैसे वो बीच से ही क्रश कर जाता है, देखा है कभी? बोलिए। यस सर। मतलब केन जो है हमारा, छोटा सा केन होता है, और उसका स्लेंडरनेस रेशियो देखेंगे तो ये जो है आपको, इसका रेडियस ऑफ गायरेशन कम है, एल कम है, ठीक है। तो देखिए ये जो है ज़्यादा सिलेंडर नहीं है, ज़्यादा पतला नहीं रहता है, ड्यू टू जो कंपेरिजन अगर हम करेंगे, रेशियो जो कंपेयर करेंगे उस हिसाब से, तो इसको अगर फोर्स लगाइएगा तो ये क्या होगा, इसका मतलब क्रशिंग हो जाएगा, मतलब ये कुछ टूट जाएगा इस तरह से, बीच से खाली ये ऐसे टूट सकता है, या ठीक है इस तरह से फेलियर होगा, क्रश हो सकता है, टूट जाएगा बीच से। लेकिन यहाँ बकलिंग नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कि ये बकल कर गया, वो लॉन्ग कॉलम में आएगा। ये आप ऐसे भी फील कर सकते हैं इस चीज़ को। चलिए, तो ये चीज़ें हैं। आप यहाँ पे देखिए, जो भी बकलिंग की बात करें तो ये क्या है, तो सडन बेंडिंग ही है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन लोड। अगर लोड बढ़ता है, हैवी लोड आने लगेंगे, मान लीजिए जो कॉलम जिसके लिए डिजाइन है उससे ज़्यादा लोड आ जाएगा, तो ऑब्वियसली वो फेल करेगा। तो जो कॉलम हमारा बकलिंग कारण फेल करेगा उसको लॉन्ग कॉलम, जो कि क्रशिंग कारण फेल करेगा उसको शॉर्ट कॉलम, और जो दोनों कारण फेल कर सकता है उस तरह कॉलम को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट कॉलम, ठीक है, वो भी एक टर्म है। ठीक, तो इस तरह की चीजें हैं। एक और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ, बकलिंग इज सडन बेंडिंग ऑफ कॉलम अंडर कॉम्प्रेसिव लोड विच में कॉज इसेंट्रिसिटी इन कॉलम्स एंड कॉज फेलियर। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा कॉलम है उसमें इसेंट्रिसिटी आ रहा है। ऑफकोर्स देखिए इसका एक्सिस ही चेंज हो गया, ठीक है, ये देख रहे हैं इतना चेंज हो गया, तो दिस इज व्हाट, दिस इज इसेंट्रिसिटी। समझ समझ रहे हैं? तो इस तरह से बकलिंग आने के कारण इसेंट्रिसिटी हो जाएगा, उसमें आ जाएगा, और कॉन्सेंट्रिक नहीं रहेगा और फेलियर हो सकता है। चलिए, तो दिस इज नॉट आवर डिस्कशन टॉपिक, हम लोग आते हैं वापस, और जस्ट सिंपली हम लोग क्लासिफाई कर लेते हैं। तीन तरह के कॉलम आपको समझ में आ गए होंगे कि हम लोग शॉर्ट कॉलम बोल रहे हैं जिसका फेलियर किसके कारण होता है, क्रशिंग के कारण। लॉन्ग कॉलम की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसका फेलियर बकलिंग के कारण। और इंटरमीडिएट कॉलम किसको बोलेंगे, जिसको कॉलम जो है क्रशिंग और बकलिंग दोनों से फेल होता है। ठीक है, चलिए, तो इसका एक और स्लाइड यहाँ दिखेगा आपको, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको, ठीक है। क्लासिफिकेशन अगर कहीं पूछे तो इस तरह से आप डेफिनेशन दे सकते हैं। मैंने इसको ब्रीफली लिखा है, जस्ट एक लाइन लिखा है, आप लोग इसको एक दो लाइन बढ़ा के अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कॉलम्स इसमें लिखेंगे कि ऐसा कॉलम जो फिल करता है मेनली ड्यू टू क्रशिंग। ठीक है, मेनली वो क्रशिंग के कारण फेल करता है कि नॉट बकलिंग, बकलिंग कारण नहीं करता है। लॉन्ग कॉलम है हमारा, फेल्स मेनली ड्यू टू इलास्टिक बकलिंग, बकलिंग होने के कारण फेल करता है, और बकल होकर फेल कर रहा है, वो लॉन्ग कॉलम है। इंटरमीडिएट कॉलम फेल्स बोथ बाय क्रशिंग एंड बकलिंग। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये क्लासिफिकेशन क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसके बारे में चर्चा जो है आपको टॉस में मिलेगा ये, और इसको और जाइएगा तो इसमें और लोड के बारे में पढ़िएगा, और बहुत सारी चीज़ें आएंगी। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग आते हैं, तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन की हम लोग बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ डायरेक्शन तो हम लोग पहले भी देखे हैं, इट इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पैरामीटर ऑफ ए सेक्शन, ठीक है, एंड इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, इस रेशियो से हमको मिल जाएगा I अपॉन ए। I क्या है, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन, E क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सेक्शन। इससे आप इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ वेरियस रोल्ड सेक्शन अबाउट वेरियस एक्सिस कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टील टेबल, मतलब आर एक्स एक्स, आर वाई वाई हम लोगों को कहाँ से मिल जाता है, टेबल से। तो स्टील टेबल से हम ये पता कर लेंगे, तो इसमें हमारा कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, ये करने की आवश्यकता आपको कहीं ज़्यादा पड़ने वाली नहीं है। हम लोग सिंपली जो सेक्शन चूज करेंगे उसके लिए आर एक्स एक्स और आर वाई कहाँ से निकाल लेंगे, कोड से, और कोड से निकालने के बाद हम इसमें देखेंगे कि मिनिमम कौन सा है, फिर उसका यूज करेंगे, क्योंकि स्लेंडरनेस रेशियो का यहाँ इंपॉर्टेंस है। ठीक, ये तो क्लियर होगा आप लोगों को। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं स्लेंडरनेस रेशियो की बात करें। स्लेंडरनेस रेशियो क्या है? सो इट कैन बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन। ठीक है, सो स्लेंडरनेस रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेसिव मेंबर, या इसको कंप्रेशन मेंबर कर दीजिएगा, टू, इसको कंप्रेशन मेंबर ही कर दिया जाए, कंप्रेशन मेंबर टू इट्स लिस्ट रेडियस ऑफ gyration। सो लेमडा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। यहाँ पे हम लोग जो आर एक्स एक्स और जो आर वाई वाई निकालते हैं, दोनों में जो मिनिमम होगा उसका यूज हम लोग यहाँ करते हैं। और यहाँ पे इफेक्टिव लेंथ की हम लोग बात करते हैं, तो इफेक्टिव लेंथ निकालना ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। ये निकालने आ गया मतलब आप यहाँ कंप्रेशन मेंबर सीख गए हैं, क्योंकि उसके अलावा बाकी चीज़ें वैसे ही स्टेप वाइज चलेंगी और निकालेंगे। सो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ कंप्रेशन मेंबर should be as small as possible as the failure of compression member depends upon its slenderness ratio। ठीक है, जो हमारा जो फेलियर हो रहा है वो बेसिकली आप देखेंगे कि स्लेंडरनेस रेशियो पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये रेशियो जो है हमारा जितना छोटा हो उतना पॉसिबल हो। ठीक है, इस तरह से जितना कम होगा उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा होगा उसमें चांसेस ये रहेंगे कि वो फेल करेगा। ठीक है, लेंथ ज़्यादा होगा, समझिए ज़्यादा स्लेंडरनेस रेशियो मतलब क्या हुआ, उसका लेंथ बहुत ज़्यादा होगा और उस कारण से वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और उसका थिकनेस, ये मानिए रेडियस ऑफ गायरेशन कम हो जाएगा तो भी ये बढ़ेगा। तो उस केस में हमारा जो फेलियर होगा वो चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये भी निकल जाएगा, ये भी मैथमेटिकली आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमको आर एक्स और आर वाई तो टेबल से मिल ही जाएगा, बस इसको पुट करना है। चलिए, ये भी टर्म आप लोगों ने फैमिलियर है इससे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं जो मैक्सिमम लिमिट की हम बात करते थे कि जो मैक्सिमम लिमिट क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो एज पर IS 800 1984। तो ये टेबल जो है अगर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए पहला जो दिखा हुआ है, ए मेंबर कैरिंग कॉम्प्रेसिव लोड्स रिजल्टिंग फ्रॉम डेड लोड एंड इम्पोज लोड। डेड लोड और इम्पोज लोड मतलब लाइव लोड ही बोल रहे हैं इसको। ठीक है, ये लाइव लोड, इम्पोज लोड का दूसरा नाम होता है लाइव लोड। तो इस केस में हमारा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो होगा 180। याद आया, आपने वहां भी यूज किया हुआ टेंशन मेंबर में 180 क्या है, क्लियर है? यस सर। मतलब हम लोग को जब डिजाइन करेंगे तो हम लोग फिर स्लेंडरनेस रेशियो निकालेंगे और फिर मैक्सिमम से चेक करेंगे, या 180 से ज्यादा है क्या, तो 180 से अगर कम रहेगा तो बोलेंगे अच्छी बात है, चलिए ठीक है, ओके। उसके बाद a member subjected to compressive forces resulting from wind earthquake forces, provided that the deformation of such member does not adversely affect the stress in any part of the structure। मतलब ऐसा मेंबर जिसमें जो कंप्रेसिव फोर्स है कहाँ से आ रहा है, विंड और अर्थक्विक जो फोर्स होते हैं उसके कारण आ रहे हैं। ठीक है, और उससे जो डिफॉर्मेशन जो है, ठीक है, डिफॉर्मेशन जो है वो और किसी पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर को इफेक्ट नहीं कर रहा है। इन दैट केस हमारा 250 होगा मैक्सिमम स्लेंडरनेस रेशियो। और एक और आएगा, ए मेंबर नॉर्मली एक्टिंग एज अ टाई और ब्रेसिंग बट सब्जेक्टेड टू रिवर्सल ऑफ स्ट्रेस ड्यू टू विंड और अर्थक्वेक फोर्सेस। मतलब ऐसा मेंबर है जिसपे हमारा विंड लोड जो है बार बार आएगा, ठीक है, उस तरह का, और उसके कारण स्ट्रेस डेवलप होगा। तो वो ऐसा कॉम्प्रेशन मेंबर जो होगा उसमें हम लोग 350 लेंगे। ठीक है, जो आपका जो रूफ ट्रस वगैरह में देखते हैं। ठीक है, इन दैट केस हमारा जो टाइम मेंबर है, एंगल स्ट्रट वगैरह है, उस केसेज में हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, तो 180, 250 और 350 ये तीन चीज आपको दिखेंगे, एंड डिपेंडिंग अपॉन हम किसका डिजाइन कर रहे हैं हम लोग तीनों में से किसी का यूज करेंगे उस समय। ठीक है, चलिए इस टेबल को भी आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, ये दिख रहा है इफेक्टिव लेंथ ऑफ फॉर कॉलम्स की। अब हम बात करते हैं इफेक्टिव लेंथ, हम स्ट्रट की भी बात करेंगे, पहले कॉलम्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम इज अ पोर्शन ऑफ इट्स लेंथ विच बेंड्स एज इफ इट इज हिंज्ड एट बोथ एंड। अब आप देखिए, अब सपोर्ट की हम लोग बात यहाँ जरूर करेंगे। हिंज्ड कहने का मतलब क्या हो गया,
हिंज सपोर्ट मतलब क्या होता है, जहां पे आपका जो मोमेंट है वो क्या होता है, बोलिए। हिंज सपोर्ट में मोमेंट आपका क्या रहता है, मोमेंट कैसा कैसा रिएक्शन देता है ये, कौन बताएंगे। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ठीक है, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। इसका मतलब ये है कि यहाँ से ये यहाँ पे जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो जीरो हो जाता है। तो जब भी आप डिजाइन करते होंगे एक सिंपली सपोर्टेड बीम में, आपको याद होगा, ठीक है, कि यहाँ पे जो मोमेंट होता है ए और बी, तो एम ए और एम बी जो है यहाँ पे जीरो आपको दिखता होगा। ऐसा देखा है, होता है ना। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये हिंज सपोर्ट है, ये रोलर सपोर्ट है। तो इन बोथ केसेस देखिए, दोनों पे हमारा मोमेंट जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे उस तरह का रिएक्शन नहीं है जिसको ये बेंडिंग मोमेंट को रेजिस्ट नहीं करेगा ये। ठीक है, मतलब यहाँ से रोटेट कर सकता है, ऐसे रोटेट कर जाए तो ये रोटेट कर सकता है, यहाँ दिक्कत नहीं है। अगर हम लोग इसी को फिक्स्ड कर दें, अगर ये फिक्स्ड रहता, तो आपने देखा होगा कैंटिलीवर बीम में जब फिक्स्ड हो जाता है तो यहाँ पे मोमेंट रहता है। ठीक है, यहाँ पे मोमेंट जो है जीरो नहीं होता है ना इस केस में। तो इन दैट केस उसको हम लोग फिक्स्ड बोल रहे हैं, ये फिक्स्ड सपोर्ट की बात कर रहे हैं, ये फिक्स्ड में ऐसा होगा। तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम की जब हम बात करते हैं तो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम क्या बोल रहा है, कॉलम का ऐसा पोर्शन है जहां पे इट इज लेंथ विच बेंड्स एज इफ इट हैज अ हिंज्ड एट बोथ एंड्स। अगर इसको हम लोग और अच्छे तरीके से समझना है तो इसको इस डेफिनेशन से समझें कि इट इज द लेंथ ऑफ द कॉलम बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। ठीक है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट क्या होता है बताइए, आपने मॉस में पढ़ा है, किसको बोलते हैं। यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट सब जीरो होता है। जीरो कहने से अच्छा है कि जहां पे चेंजेस बी बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइंस, राइट, जहां पे बेंडिंग मोमेंट का साइन चेंज कर रहा है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव। जैसे हम लोग जैसे एग्जांपल देखते थे, इस तरह से होता था, मानिए हमारा एक ओवर एंगिंग केस था, कैसे होता था। ठीक, तो यहाँ पे ये चीजें क्या है, ये चीजें क्या थी, हम लोग बोलते थे C1 C2, ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर ही था ना। क्योंकि जो बेंडिंग मोमेंट है यहाँ निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ निगेटिव है, दिख रहा है। तो ये जो है हम बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। तो इन कॉलम कॉलम के केसेज में भी, जैसे अगर हम कॉलम के केस में बात करें, यहाँ पे हम लोगों ने हिंज लगाया हुआ है या रोलर सपोर्ट लगा दिया है, यहाँ पे हिंज किया हुआ है हमने। तो इस केस में बताइए मुझे कि इस केस में कहाँ पे हो सकता है, क्या लग रहा है। तो हमारा देखिएगा यहाँ पे भी बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा और यहाँ पे भी जीरो होगा, होगा ना, दोनों जगह पे हिंज में होगा ऐसा, बोलिए। यस सर। तो इन दैट केस जब यस सर। दोनों जगह जीरो होगा, इसका मतलब ये है कि इस कॉलम में जब ये कॉलम बकल करेगा तो कैसे बकल करेगा, यहाँ से ये बकल करेगा। ठीक है, यहाँ से ऐसे बेंच करेगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट है वो हमारा इटसेल्फ यहीं रह जाएगा। ठीक है, यहीं रह जाने की स्थिति में जो इसका लेंथ होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं आप लोग, वही लेंथ हमारा इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा। अगर हम सपोज एक एंड को फिक्स कर देते हैं, इसको हम फिक्स कर देते हैं, इसको हम लोग हिंज रखते हैं, तो बताइए क्या होगा, इसको हिंज कर देंगे तो यहाँ पे तो जीरो नहीं होगा, नहीं होगा। अगर ये बेंड करेगा भी तो हो सकता है ऐसे बेंड करे, यहाँ पे हमारा कुछ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर बनेगा। मतलब थ्योरेटिकली इसको निकालने का निकाल सकते हैं, अगर आप टॉस पढ़े होंगे वहां से आप इसका डिफ्लेक्शन निकालिए, ये निकालिए, तो आप वहां से पता कर सकते हैं। तो अगर बात करी जाए तो ये क्या होगा, यहाँ पे यहाँ नहीं जाके ये थोड़ा बहुत यहाँ पे रेजिस्ट करेगा मोमेंट को, तो हो सकता है कहीं पे कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट आपको मिले। तो इसके बीच का जो लेंथ होगा वहाँ पे वो इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा, न कि पूरा। तो यहाँ पे एल जो होगा इफेक्टिव लेंथ होगा वो छोटा होगा, कम होगा। ठीक है, इस तरह से ये किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्चुअली जो आपका इफेक्टिव लेंथ है वो एंड कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है। एंड एंड कंडीशंस का मतलब क्या हुआ कि कौन सा सपोर्ट लगा हुआ है उसके एंड्स में, उसके अंत में, मतलब टॉप में और बॉटम में, दोनों तरफ में किस तरह का सपोर्ट लगा हुआ है। फिक्स्ड लगा है क्या, हिंज लगा है क्या, रोलर लगा है क्या, या फ्री है। कोई कोई होता है ना, पोल देखते होंगे आप लोग, इलेक्ट्रिसिटी का पोल देखे है ना, उसका एक एंड क्या होता है, फ्री रहता है,
एक एंड का सपोर्ट नहीं दिया रहता है, एक एंड नीचे फिट रहता है, ठीक है, एक एंड को नीचे गड्ढे में करके उसको फाउंडेशन बना दिया जाता है, देखे होंगे आप लोग। तो वो भी एक एग्जाम्पल हो गया। उसमें भी देखिए एंड कंडीशन, एक नीचे आपको दिख रहा है फिक्स्ड है, चलिए ढाल दिया गया है नीचे उसका फाउंडेशन, और ऊपर देखें फ्री है, ठीक है, इस तरह से। तो ये चीजें हो सकती है, अलग अलग टाइप्स ऑफ एंड कंडीशन हो सकते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट हमारा इफेक्टिव लेंथ भी चेंज करता है। सो एज पर द कोड हमको इसके बारे में एज पर द कोड सब एंड कंडीशन के लिए, जो भी एंड कंडीशन है उसके लिए इफेक्टिव लेंथ गिवन है, ठीक है। तो इफेक्टिव लेंथ जो है आप कोड में जाके देखेंगे, वहां पे टेबल बना हुआ है, और वहां से हम लोग बेस्ड ऑन एंड कंडीशन, जो यहाँ एंड कंडीशन लिखा हुआ है कि हमारा जो एक यहाँ पे एंड हो गया, एक यहाँ पे एंड हो गया किसी भी कॉलम में, तो एक इसका और इसका दोनों देखना है आपको किस तरह का है, दोनों फिक्स्ड है, दोनों हिंज्ड है, या एक फिक्स्ड है एक हिंज है, इस तरह से। चलिए, तो हम लोग अब चलते हैं और एज पर द टेबल हमारा क्या है वो देखते हैं, क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, ठीक, देख पा रहे हैं इसको। सो इफेक्टिव लेंथ फॉर कॉलम्स एज पर IS 800 1984, जिसमें आपको एक टेबल मिलेगा, टेबल नंबर 5.2 इसी कोड में, ठीक। इफेक्टिव लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स फॉर सॉरी ऑफ कांस्टेंट डायमेंशन, मतलब डायमेंशन उसका कांस्टेंट है, मतलब कॉलम का डायमेंशन कांस्टेंट है, मीनिंग जो शुरू से लेकर थ्रू आउट जो है सेम रहेगा, मतलब ऐसा कुछ ऐसा नहीं कि प्रिज्मेटिक नहीं है, कुछ अलग अलग है, ठीक है, टेपर्ड है, टेपर्ड सेक्शन नहीं है। चलिए, कांस्टेंट डायमेंशन, तो जो भी होगा सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, कोई भी सेक्शन चलेगा आपका, कॉलम का आई सेक्शन हो सकता है, ठीक है, चैनल सेक्शन, बिल्टअप सेक्शन, जो भी सेक्शन मैंने तो बताई दिए आपको, अलग अलग तरह के सेक्शन हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला केस है, ये जो दिख रहा है आपको डिग्री और एंड रेस्टोरेंट दिख रहा होगा, ठीक है, और कॉम्प्रेशन मेंबर यहाँ ऑफ है एक्चुअली, ठीक है। तो इसमें पहला दिख रहा होगा कि कोई ऐसा कॉलम है जिसमें इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एट बोथ एंड्स, मतलब क्या हुआ कि दो बात यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बोला होगा पोजीशन, एक हो गया रोटेशन, राइट। पोजीशन की बात करें मतलब एक्स वाई की हम लोग बात कर रहे हैं, एक्स होगा या वाई होगा, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं, और रोटेशन की बात कर रहे हैं तो मतलब थीटा की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप देखेंगे, ठीक है, ये चीजें आप जब भी देखें कि हेल्ड इन पोजीशन, मतलब पोजीशन में हेल्ड है, उस पोजीशन से हिलेगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं, एंड रीस्ट्रेन अगेंस्ट रोटेशन, और रोटेशन भी नहीं होने देगा, तो ऐसा कौन सा सपोर्ट है जहां पे रोटेशन नहीं होता है, बताइए, किस सपोर्ट पे? फिक्स्ड, वो जो होगा फिक्स सपोर्ट होगा, फिक्स सपोर्ट पे जो है हमारा रोटेशन नहीं हो सकता है, बिकॉज उसको उस पर क्या है, एक रिएक्शन ऐसा है जो बेंडिंग मोमेंट का रिएक्शन एक आता है, जो तीसरा रिएक्शन है फिक्स सपोर्ट पे, जो उसको रेजिस्ट करेगा, ठीक है, रोटेशन नहीं होने देगा। सो इन दैट केस, ठीक है, इन दैट केस हमारा यहाँ देखेंगे जो रिकमेंडेड वैल्यू है इफेक्टिव लेंथ का, वो है 0.6 L, मतलब इन दोनों के बीच का जो लेंथ है, जैसे L दिख रहा है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कॉलम है, दो फ्लोर के बीच का जो लेंथ आप देखिएगा दैट इज L, ठीक है, सपोज ये फ्लोर, एक फ्लोर ऊपर है एक फ्लोर नीचे है, दोनों के बीच का लेंथ L है, लेकिन इस कॉलम में जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो जो है इसके और इसके बीच में जितना लेंथ आपको दिख रहा है यही इफेक्टिव है, दिस इज कॉल्ड इफेक्टिव लेंथ, और LE इज इक्वल टू 0.65 L, ये आपको ध्यान रखना है इन दिस केस, जब बोथ एंड्स आर फिक्स्ड, दोनों एंड फिक्स्ड होंगे, तब आपको ये ध्यान रखना है कि LE इक्वल टू 0.65 L यूज करना है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ठीक है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने ये वैल्यू को रिकमेंड किया है। अगर थ्योरेटिकली हम बात करेंगे, थ्योरेटिकली अगर आप इसको आप निकालिएगा, ठीक है, कि इसका कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट कहाँ होगा, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि LE इज इक्वल टू हाफ एल, मतलब L/2,
0.5 होता है, लेकिन है क्या कि थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें डिफरेंट अलग है ना। थ्योरेटिकली वर्जन हम जाएंगे तो वहाँ अलग चीज़ है, लेकिन प्रैक्टिकली जो है हम लोग कंसेंट्रिक लोडिंग की बात करते हैं, लेकिन कंसेंट्रिक लोडिंग नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, थोड़ा बहुत एक्सेंट्रिसिटी थोड़ा प्लस माइनस हो जाता है, राइट। तो फॉर दैट हम लोगों ने एक सेफ्टी फैक्टर लिया हुआ है कि हम थोड़ा सा उसको बढ़ा के लेते हैं। इसीलिए इस केसेस में भी जो इफेक्टिव लेंथ है वो थोड़ा सा बढ़ा के लिया गया है, जो वैल्यू आपको रिकमेंड किया हुआ है थोड़ा एक एज है इसमें, ठीक है। इसलिए कोड में ये दिया है कि हमको 0.65 L यूज करना है, ठीक है। अब मानिए आप टॉस में जाके पढ़िएगा तो वहां देखिएगा कि L/2 आ रहा है, फिक्स्ड, बोथ एंड आर फिक्स्ड, और जब आप सोल्व करके देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि दोनों जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है उसके बीच का जो लेंथ हमको दिखा वो L/2 ही है, लेकिन L/2 को आप यूज नहीं करेंगे, आप यहाँ यूज किसको करेंगे, तो वो यूज करेंगे जो हमारा कोड कह रहा है। सो एज पर द कोड हम लोगों को 0.6 L यूज करना है। क्लियर है? बोलिए। यस यस सर। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से बहुत सारे अभी 7 केसेज आएंगे, सबको हम लोग देखते हैं 1 by 1, इसको आप लोग नोट करते रहेंगे। अब आइए, ये दिख रहा होगा आपको बी, सेकेंड वाला, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स, मतलब पोजीशन में हेल्ड है, मतलब दोनों तरफ जो है जो पोजीशन है वो फिक्स हेल्ड है, मतलब पोजीशन जो है उसका हिलेगा नहीं, एक्स वाई जो है चेंज नहीं होगा, वो कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होगा। एंड रीस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक ही एंड पे रोटेशन जो है उसका रोका गया है, ठीक है। रीस्ट्रेंड है मतलब कहने का एक एंड जो है फिक्स्ड है, वहां तो दोनों फिक्स था, और एक आप देख रहे होंगे हिंज है, देख रहे हैं एक हिंज है। अगर दोनों फिक्स्ड होगा तो पिछला केस जो मैंने अभी बताया आपको। अब यहाँ पे एक फिक्स्ड है एक हिंज है, क्योंकि यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, ठीक है। तो रोटेशन हो सकता है, इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ही बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा, एक तो यहाँ ही होगा, और इसके आगे कहीं बेंडिंग मोमेंट आपको चेंजेस साइन वो नहीं दिखेगा, ठीक है। वैसा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर का पॉइंट यहाँ भी नहीं मिलेगा। फिर आगे चल के हम जाएंगे तो इसका थोड़ा कहीं ऊपर मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये बखूबी समझ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि ये फिक्स्ड सपोर्ट है, इसीलिए यहाँ पे आपका जो लेंथ हो जाएगा वो इफेक्टिव लेंथ जो हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है ये वाली, ठीक है, ये L हो गया, ये LE हो गया, और इन दिस केस LE इज इक्वल टू 0.80 L, ये हम लोग एज्यूम करते हैं एज पर द कोड, हमारा यहाँ लिखा हुआ देख रहे हैं ना, रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। मान लीजिए क्वेश्चन में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा आपको, और ये हमेशा पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है इन चीज़ों को, ये आपको काम आने वाला है बहुत जगह, ठीक। सो इन दिस केस L इज इक्वल टू 0.8 L। क्लियर है यहाँ तक? यस यस ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, अब हमारा तीसरा केस आ गया, ये तो आपको पहले ही मैंने क्लियर कर दिया था। यहाँ पे दोनों जो है हिंज्ड है, ठीक है, दोनों जो है आपको हिंज सपोर्ट लगा हुआ है, और जब हिंज सपोर्ट दोनों होगा तो समझ रहे हैं आप L इज इक्वल टू L, है ना, L इज इक्वल टू L, मतलब हिंज सपोर्ट होने की स्थिति में हमारा जो रोटेशन होगा यहाँ से भी हो सकता है यहाँ पे हो सकता है, मतलब ये है बेंडिंग मोमेंट यहाँ जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर हमको दोनों को यहीं मिल जाएगा इन हिंज्ड केस। तो इस केस में हमारा इस तरह का, अगर इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ एंड्स बट नॉट रेजिस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, लेकिन रोटेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, तो इन दिस केस L इज इक्वल टू L, और ये मोस्ट कॉमन केस है, ठीक है। इस तरह केस बहुत कॉमन है, आपको एग्जाम वगैरह में देखिएगा ज़्यादातर इस तरह का केस ही पूछा जाता है जिसमें L इज इक्वल टू L, कुछ करना ही नहीं। लेकिन जब दे देता है क्वेश्चन में कि एक एंड फिक्स्ड है एक एंड हिंज है, तो आपको दूसरा केस हो जाएगा
जब दे देगा दोनों एंड फिक्स है तब क्या लगाएंगे वो देख लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो इसको आप लोग याद ही कर लीजिएगा कि कितना कितना हम लोग किस केस में कितना लेते हैं, तो इससे ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट में हमारा क्या है। तो एक और यहाँ दिख रहा होगा आपको, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक एंड जो है फिक्स्ड है, ठीक है, एक एंड फिक्स्ड है, एंड एट द अदर एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, मतलब रोटेशन नहीं होगा बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ठीक है। मतलब इस तरह का यहाँ सपोर्ट है कि इसका ट्रांसलेशन हो सकता है, मतलब ये जो है पोजीशन में इसको हेल्ड नहीं किया गया है, पोजीशन में मतलब एक्स वाई जो है इसका चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन रोटेशन नहीं होगा। रोटेशन नहीं होगा मतलब यहाँ पे कोई एंगल नहीं बनेगा, ठीक है, देख रहे हैं ये सीधा है, सीधा है ना, इस तरह से। तो इन दिस केस हमारा जो रिकमेंडेड वैल्यू है एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड, ये जो है कहता है एल ई इज इक्वल टू 1.2 इंटू एल। तो इस तरह का अगर केस आता है तो हम इस वैल्यू का यूज करेंगे जब हम लोग क्वेश्चन में दे दे कि वो एक एंड जो है उसका इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन, यही वर्ड लिखा रहता है क्वेश्चन में, ठीक है, एट वन एंड एंड एट द अदर एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो इस तरह का अगर केस आएगा तो उसमें हम लोग 1.2 इंटू एल लेंगे, मतलब इसका एक पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर मिल रहा है लेकिन एक जो है हमको नहीं मिल रहा है, वो थोड़ा आगे जाके कहीं मिल रहा होगा, इसलिए इसको इमेजिनेशन जो है इमेजिनरी व्यू करके निकाला गया है, ठीक है। इसको कैसे निकाला गया उससे हम लोग को मतलब अभी नहीं है, हम लोग को एज पर द रिकमेंडेशन जो दिया हुआ है उसको यूज कर लेना है, ठीक है। तो एल इज इक्वल टू 1.2 इंटू एल इस केस में आपको लेना होगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा और भी केस है, एक दो केस और आएगा अभी। तो यहाँ देखिए, देखिए ये जो केस है, ये 5वां नंबर केस आ गया, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एट वन एंड, मतलब एक एंड तो फिक्स्ड है, ठीक है, एक एंड फिक्स्ड दिख रहा है आपको, एंड एट द अदर एंड पार्शियली रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ठीक है, मतलब पार्शियली जो है, पार्शियली क्या है, ये रिस्टेंड है अगेंस्ट रोटेशन, पार्शियली, पार्शियली अगर वर्ड यूज होगा तब इस केस में आएंगे, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, और पोजीशन में इसको हेल्ड नहीं किया गया, मतलब यहाँ पे रोटेशन हो सकता है, ठीक है, इस तरह से, सॉरी, या रोटेशन नहीं, मतलब पार्शियली हो सकता है, मतलब हो भी सकता है नहीं हो सकता, पार्शियली है, और हेल्ड इन पोजीशन नहीं है, मतलब पोजीशन तो चेंज हो रहा है, एक पोजीशन यहाँ एक पोजीशन यहाँ, तो इस तरह का पोजीशन इसका चेंज हो सकता है, इधर उधर एक्स वाई डायरेक्शन में चेंज हो सकता है, और रोटेशन में जो है पार्शियली रिस्ट्रेंड है। तो इन दिस केस हमारा अगर होगा ऐसा, उसमें हम लोग को 1.5 एल ले लेना है जो इफेक्टिव लेंथ होगा उसको, ठीक है, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड कोड। तो एक तो ये हो गया। अब एक और केस आएगा जो कि यूज होता है, ये सब तो आपको ज़्यादा यूज में नहीं आएगा, जो मैंने अभी डी बताया और ई बताया ना, ये दोनों चीज़ आपको ज़्यादा पूछा नहीं जाता है, देखिएगा डिजाइन में। तो अभी जो हम लोग ये देखेंगे, ये 12 वक्त क्यों आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ देखिए ये जो दिख रहा है आपको, दिस वन इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट वन एंड बट नॉट रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन एंड एट द अदर एंड रिस्टेंड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ठीक है। तो ये पार्ट देखिए, यहाँ पे भी हिंज है, ठीक, यहाँ हिंज है, और ये जो केस है यहाँ पे क्या है अदर एंड पे कि ये रोटेशन यहाँ नहीं होगा, रोटेशन नहीं होगा, लेकिन ये जो है पोजीशन इसका चेंज कर सकता है, पोजीशन इसका हेल्ड नहीं किया हुआ है, ठीक है, बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। सो इन दिस केस, इस केस में जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा उसको एल इज इक्वल टू 2 इंटू एल लेते हैं, ठीक है, 2 इंटू एल लेंगे, डबल लेंगे। तो इसके बारे में अगर आपको और कॉन्सेप्ट जानना है कि 12 क्यों लेंगे, तब आप जाके देख सकते हैं, जो टॉस है टॉस में जाके देखिए, वहाँ पे एक्सप्लोर करिए, तो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन अगर खींचेंगे तो सेकंड अगर जो आपको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिलेगा
वहाँ अगर हम लोग जाएंगे तो हमको एल लेंथ ये मिल रहा है और एल लेंथ और आगे जाके देखेंगे तो आपको एल वहाँ पे हम लोग 2L ले रहे हैं इस तरह से, क्योंकि हम लोगों को फाइंड क्या करना है, इफेक्टिव लेंथ की बात जब कर रहे हैं तो हम लोग को दिस इज द लेंथ बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर, ठीक है, या हम लोग को जहाँ से बेंड कर रहा है, ठीक है, बेंड कर रहा है एज अ जहाँ हमारा हिंज सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट होगा वहीं से देख रहे हैं बेंड कर रहा है, हिंज मतलब क्या हो, जहाँ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर है वहां पे रोटेशन होगा, तो जहां से आपका ये डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, समझिए वो पोजीशन हमको ढूंढना है, तो एक पोजीशन तो मिल रहा है, एक नहीं मिल रहा है, तो एक नहीं मिल रहा मतलब इसको एक्सटेंड करना होगा, एक इमेजिनरी लाइन खींचना होगा और आगे जाके जब देखिएगा तो आपको मिलेगा कि L इज इक्वल टू 2L के अप्रोक्स इक्वल हो रहा है, बट हमें यहाँ पे क्या देखना है कि एज पर द रिकमेंडेड वैल्यू क्या दिया हुआ है उसको यूज कर लेना है। सो इन दिस केस जहाँ पे आपका एक तरह से एक आपको हिंज दिखे एक फ्री दिखे, वहाँ पे हम लोग इस तरह का यूज कर लेंगे कि 2L हम लोग उसको यूज कर लेंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो है पोजीशन जो है उसका हेल्ड नहीं किया हुआ है, रोटेशन में हेल्ड है, रोटेशन उसका रेस्टेंट है। चलिए, तो ये सब केसेज हैं एज पर द कोड, टेबल में जाएंगे इसको देखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, वो जो पार्ट था अभी पीछे देख रहे थे वहां था फ्री था, वो पोजीशन जो था उसका वो चेंज हो सकता था, लेकिन वो रेस्टेंट जो था रोटेशन के अगेंस्ट था जो उसका अदर एंड था। अब इस केस में आइए, ये केस भी काफी यूज होगा, तो इस केस में भी देखिएगा ये एंड जो है ये फिक्स्ड है, इफेक्टिवली हैंड इन पोजीशन एंड रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, जिसको हम लोग फिक्स्ड एंड बोल रहे हैं। एट द अदर एंड, अगर हम लोग अदर एंड की बात करें बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, ठीक है, पोजीशन में भी हेल्ड नहीं है, नॉर रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन एट अदर एंड, मतलब ये कंप्लीटली फ्री है, ठीक है, ये जो है आपका कंप्लीटली फ्री हो गया, ये कंप्लीटली फ्री एंड है जहां पे कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कंप्लीटली फ्री है, इसीलिए ये पोजीशन भी इसका चेंज हो सकता है, इसमें रोटेशन भी हो सकता है। तो इन दिस केस, इस केस में हमारा जो एल ई होगा वो क्या होगा 2 × L होगा इस केस में, इसको भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर भी एक तो हमको मिल जाएगा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्चर कहाँ है, दूसरा अगर ढूंढने जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो 2L हमको लेना पड़ेगा, इसको थोड़ा एक्सटेंड करके अगर हम चले जाएं तो L ये हो जाएगा और L नीचे हो जाएगा, तो 2L हो जाएगा, ठीक है, तो इस केस में भी ये दिखेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका हम इस टेबल का हम लोग यूज करेंगे जब हम लोग डिजाइन करेंगे। सो ये इफेक्टिव लेंथ के बारे में आप लोग रिपीट करिए, पूरे टेबल को एक बार समझने की कोशिश कीजिए और याद कर लीजिए थोड़ा बहुत कि दिमाग में रहे, जब क्वेश्चन बनाए तो हमको एलई के लिए हमको फिर कोड देखना पड़े, ऐसा ना हो, इतना तो याद रहना चाहिए। तो याद हो जाएगा इतना, बताइए। यस एक छोटा सा टेबल बनाइएगा और इसको याद कर लीजिएगा, तो वो अच्छा रहेगा। एक और टेबल यहाँ हम दिखा देते हैं आपको, देखिए ये टेबल आपको दिख रहा होगा, इस टेबल में भी देख सकते हैं। तो जैसे बोथ एंड पिन एंडेड, मतलब हिंज अगर होगा दोनों सपोर्ट तो 1L लेते हैं, ये आपको याद कर सकते हैं, ये टेबल लिख लीजिएगा तो काम हो जाएगा। बोथ एंड अगर फिक्स है तो 0.6L लेते हैं, ये थियोरेटिकल वैल्यू है, ठीक है, देखिएगा थियोरेटिकल वैल्यू से थोड़ा बढ़ा बढ़ा के ले रहे हैं या इक्वल ले रहे हैं, इस तरह से। वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड हिंज्ड है, इस केस में 0.8 ले रहे हैं। वर्ड यहाँ देख लीजिए, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री टू स्वे, मतलब इधर उधर जा सकता है, पोजीशन में रेस्ट नहीं, वो भी आपने देखा 1.2L, वन एंड फिक्स्ड एंड अदर एंड फ्री 2L। तो ये जो है थोड़ा सा आसान है यहाँ से समझना, अगर इस तरह से भाषा लिखा है तो आप इजीली समझ सकते हैं, तो इस टेबल को भी आप बना सकते हैं, लेकिन जो कोड में लिखा है वो क्या है आपको वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में सेम वर्ड यूज किया रहता है, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, रेस्टेंट अगेंस्ट रोटेशन, उस तरह का चीज लिखा रहता है, तो आपको वो समझना जरूरी है। तो जो कोड में लिखा हुआ है उस चीज को जरूर आप लोग पढ़ेंगे, उस टेबल को जरूर आप लोग नोट करेंगे, और डिपेंडिंग ऑन एंड कंडीशन कितना कितना हमारा इफेक्टिव लेंथ का वैल्यू होगा, कैसे कैसे वेरिएशन हो रहा है, ये देखना है आपको, ये समझना है और इसको याद रखना है, और इसका काफी यूज होने वाला है, हर क्वेश्चन में आपको ये यूज करना है, ठीक है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर हुआ ये चीजें यहाँ तक?
राइट। यस सर। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें मुश्किल नहीं है, बस हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, आप बस इतना आप देख लीजिए, नोटबुक में कर लीजिए। मेन हमारा एम है यहाँ पे डिजाइन, तो डिजाइन तो आज हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों का, और ये सब ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछे जाएंगे। सो ऑब्जेक्टिव में आपको बहुत हेल्प होगा अगर आप ये इसको याद कर लेते हैं तो। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब आते हैं हम लोग इफेक्टिव लेंथ ऑफ स्ट्रट की बात करेंगे। अभी तक हम लोग इफेक्टिव लेंथ कॉलम की बात कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग स्ट्रट की बात करेंगे। तो स्ट्रट क्या है बताइए जरा एक बार। शॉर्ट मेंबर होता है सर, जो कि इंक्लाइन भी हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इट इज अ कंप्रेशन मेंबर, ठीक है, विच कैन बी इंक्लाइंड और वर्टिकल, और जनरली हैज स्मॉलर लेंथ, छोटा लेंथ का होता है। उसके बाद और भी कह सकते हैं इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं, तो आप कह सकते हैं इसका यूज हम लोग ट्रस में, ट्रस जो होता है ट्रस में करते हैं, ठीक है, रूफ ट्रस में करते हैं, वहाँ पे करते हैं, और बहुत जगह है। स्टील स्ट्रक्चर में इतने सारे पार्ट होते हैं, पोर्शन होते हैं, ब्रिजेज हैं, ये है वो है, तो बहुत जगह यूज किया जाता है। चलिए, तो अगर हम लोग स्ट्रट की बात करें तो एंगल सेक्शन यहाँ ज़्यादा यूज किया जाता है। सो स्ट्रट्स कंसिस्टिंग ऑफ एंगल सेक्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह के होते हैं। स्ट्रट जो है दो तरह के होते हैं, जो एक लिखा है यहाँ पे उसको बोले कॉन्टिन्यूअस मेंबर्स, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट ऐसे बोल सकते हैं। एक और होता है जिसको बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस मेंबर्स, मतलब कंटिन्यूअस स्ट्रट बोल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, एक को बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस स्ट्रट, स्ट्रट एक्चुअली स्ट्रट, एक बोल रहे हैं डिसकंटिन्यूअस। तो दोनों का नाम पढ़ के क्या लग रहा है बताइए तो मुझे। एक सर कंटिन्यूअस होगा और दूसरा जो है ना सर थोड़ा हट हट के होगा। और कोई बताइए। जिसमें सर बहुत सारा स्ट्रट्स एक साथ मतलब कि कंटिन्यू जुड़ा होगा, कंटिन्यूअस, और डिसकंटिन्यूअस में सर मतलब कि अलग अलग होगा, एक साथ बहुत सारा नहीं जुड़ा होगा। देखिए, इस बात को हम लोग ऐसे पुट करते हैं कि जैसे सपोज हमारा कोई ट्रस है, इस तरह कोई ट्रस है, इस तरह का छत है, ठीक है, तो एक एक हो सकता है, यहाँ मान लीजिए आपका इस तरह का कोई ट्रस मेंबर लगा है, ठीक है, तो अब ये भी होता है, इधर से यूज करते हैं हम लोग, इधर भी आप यूज करते हैं, इस तरह का होता है ना, रूफ ट्रस में हम लोग देखते हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो स्ट्रट हो, ठीक है, जो स्ट्रट हो इस तरह से ऐसे यूज किया गया हो, यहाँ से लेके यहाँ तक हो, और कंप्रेशन में मेंबर हो, तो ऐसे यूज किया गया है, जिसमें ज्वाइंट देखिए, एक ज्वाइंट, दो ज्वाइंट, तीन ज्वाइंट, चार ज्वाइंट, ऐसे आ रहा है। तो है ये एक ही स्ट्रट, ठीक। तो मेंबर्स विच आर कंटिन्यूअस ओवर नंबर ऑफ ज्वाइंट्स, मतलब ऐसा स्ट्रट जो जिसमें हमारा ज्वाइंट बहुत होता है, मतलब एक जैसे यहाँ पे दो ज्वाइंट, मिनिमम एक स्ट्रट की बात है उसमें दो ज्वाइंट तो रहेगा ही रहेगा, है ना, एक ज्वाइंट यहाँ रहेगा, एक ज्वाइंट यहाँ रहेगा। तो एक स्ट्रट हम कहेंगे मतलब एक ज्वाइंट ये हुआ, एक ज्वाइंट ये हुआ, 1 और 2, ये तो हमारा एक स्ट्रट है। लेकिन ये ऐसा स्ट्रट जिसमें हमारा नंबर ऑफ ज्वाइंट ज़्यादा हो, मतलब वो कंटिन्यूअस है यहाँ से लेके वहाँ तक, ठीक है, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ हमने जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया, इस तरह से। तो दिस इज कंटिन्यूअस स्ट्रट, कंटिन्यूअस है। आपको ये सब रूफ में ये पार्ट दिखता होगा कि कोई ऐसा कॉम्प्रेशन मेंबर है जो कंटिन्यूअस है, जिसमें दो तीन ज्वाइंट हम लोग को दिख रहे हैं अलग अलग। एक तो हमको दो ज्वाइंट तो बेसिक है, उसके अलावा भी और नंबर्स ऑफ ज्वाइंट्स, उसमें बहुत सारे ज्वाइंट्स दिख रहे हैं उस तरह से। जैसे अगर हम बात करेंगे, आप बीम पढ़ते होंगे, बीम पढ़ा है, तो बीम में भी हम लोग क्या करते थे, ये हम लोग जैसे सिंपली सपोर्टेड बीम कहते थे, ये क्या है, एक बीम है, राइट, दो सपोर्ट यहाँ दिख रहा है, लेकिन एक कुछ कुछ ऐसा बीम होता था जिसमें इतने सारे सपोर्ट्स है, तो इस बीम को हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे, कंटिन्यूअस बीम, कंटिन्यूअस बोलते थे ना। मतलब क्या हुआ कि अगर दो सपोर्ट है और ये जो हॉरिजॉन्टल मेंबर दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड बीम, ये बीम है।
इसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड तो फिक्स्ड बीम बोल रहे थे और अलग अलग टाइप के कैंटिलीवर बीम बोल रहे थे। सो इन दैट केस हमारा सपोर्ट जो है बेस्ड ऑन सपोर्ट हम लोग कहते थे उसको, लेकिन जैसे ही सब नंबर ऑफ सपोर्ट बढ़ जाता था उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस बीम। इसी तरह से कंटिन्यूअस स्ट्रट हम उसको बोलेंगे जहाँ पे नंबर ऑफ ज्वाइंट्स बढ़ जाएंगे, नंबर ज्वाइंट ज्यादा हो जाएंगे, उसके से हम उसको कंटिन्यूअस बोलेंगे। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस किसको बोलेंगे? सो members which are not continuous over number of joints, these extend from one joint to next joint, मतलब एक joint से चला दूसरे joint पे खत्म हो गया, इतना ही एंगल स्ट्रट हमारा, इतना ही छोटे, इतना ही आपको डिजाइन करना है बस। तो डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट जब भी आएगा मतलब एक एंड से दूसरे एंड खत्म। ठीक है, तो ये हो गया डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, एक हो गया कंटिन्यूअस। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा, जब डिजाइन का क्वेश्चन आएगा तो उसमें लिखा रहेगा कि डिजाइन अ कंटिन्यूअस स्ट्रट, कंटिन्यूअस एंगल स्ट्रट, इस तरह से लिखा रहेगा। डिजाइन ए डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट, तो ये लिखा रहेगा। तो आपको दोनों के डिजाइन में थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, और किसका फर्क पड़ता है? वो है इफेक्टिव लेंथ का। मतलब जो इफेक्टिव लेंथ है स्ट्रट का, ये दोनों में डिफर होगा। और बेस्ड मतलब ये हम आपको बता रहे हैं अभी कि अलग अलग कंडीशन में जब ये डिपेंड किस पे करेगा कि इसका भी एंड कंडीशन कैसा है, ये भी जो है कैसे जुड़ा हुआ है। राइट, मतलब अगर मान लीजिए किसी गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है तो हमको अब देखना होगा कि इसका एंड कंडीशन कैसा है। क्या ये वेल्डेड है, क्या यहाँ पे रिवेट लगा हुआ है, क्या एक रिवेट लगा है, क्या यहाँ पे दो रिवेट लगा है, क्या यहाँ पे दो से ज्यादा रिवेट लगा है, इस तरह से। तो ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रिवेट कितना लगा हुआ है। ऑन दैट बेसिस हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे इन चीजों का। ठीक है, नंबर ऑफ रिवेट क्या है या वेल्डेड है, तो इसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे एंड कंडीशन अलग हो सकते हैं। तो स्ट्रट के केस में इफेक्टिव लेंथ जो निकालेंगे वो कॉलम की तरह सिंपल नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा और डिफरेंट। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं कि इस केस में हमारा इफेक्टिव लेंथ कैसे निकलेगा और कैसे हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। ठीक, चलिए। सो हम कमिंग टू द फर्स्ट केस, जो हमारा पहला केस आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इफेक्टिव लेंथ फॉर कंटिन्यूअस स्ट्रट। सो कंटिन्यूअस स्ट्रट की अगर हम बात करेंगे तो इन दिस केस जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा L इज इक्वल टू 0.7 से लेके L तक होगा। राइट, 1.0 इंटू L, तो L तक होगा। तो इस रेंज में होगा डिपेंडिंग अपॉन एंड रिएस्टेंस। रिएस्टेंट का मतलब अभी क्या हो गया, फिक्स्ड है, हिंज्ड है। ठीक है, हिंज या पिन बोलते हैं, पिन एंड है। तो ये देखना होगा कि फिक्स्ड है या हिंज्ड है, क्या उसमें एक पिन लगा के उसको कस दिया गया, बोल्ट कर दिया गया है, रिवेट कर दिया गया है। तो ये दिखना होगा, एंड कंडीशन देखना होगा। तो एंड कंडीशन से हम लोग को पता चलेगा कि ये कितना है, और ये एंड कंडीशन दिया रहेगा आपको क्वेश्चन में कि दोनों तरफ से फिक्स्ड है या दोनों तरफ से जो है उत्तर दिया रहेगा। दोनों तरफ से पिन है, इसका मतलब हम कहेंगे L इज इक्वल टू L, है ना। तो एंड रिएस्टेंट पे डिपेंड करेगा। तो एंड रिएस्टेंट जैसे आपने अभी देखा कॉलम के केसेस में कैसे कैसे वेरी कर रहा था हमारा लेंथ, तो उस तरह से ये भी इसका रेंज वेरी करेगा इस केस में, जब कंटिन्यूअस मेंबर की बात करेंगे तब। उसके बाद एक और पैरामीटर यहाँ पे एक साथ और आ जाता है, वो है परमिसिबल अलाउएबल एक्सियल कॉम्प्रेशन स्ट्रेस। ठीक है, या कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस इसको बोल देते ज्यादा सही रहता। एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस की बात करेंगे तो ये हो गया सिग्मा AC, जैसे आप यूज करते थे ना सिग्मा AT, याद आया। तो यहाँ पे जो परमिसिबल है दैट इज सिग्मा AC, मतलब एक्सियल कॉम्प्रेशन। ठीक है, ये कौन सा स्ट्रेस है, जो एक्सियल कॉम्प्रेशन के केस में है। तो परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सियल कॉम्प्रेशन सिग्मा AC है। तो यहाँ इफेक्टिव लेंथ जो होगा कंटिन्यूअस के केस में 0.7 L से लेके 1.0 L तक होगा, और ये एंड कंडीशन पे डिपेंड करेगा और उसके बीच में कहीं लेंगे हम लोग। ठीक है, जो एंड कंडीशन कहेगा। यहाँ पे L जो है लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर और डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इंटरसेक्शन
मतलब जहाँ ज्वाइन होगा वहाँ का सेंटर और दूसरा ज्वाइंट का सेंटर दोनों के बीच का जो लेंथ होगा वो एल हो गया। ठीक। और परमिसिबल स्ट्रेस निकालने का तो एक और कहानी है जो हम बताएंगे आपको आगे। ठीक, चलिए, तो ये तो फर्स्ट केस हो गया। इसके अलावा और देखते हैं दूसरा। देखिए, इफेक्टिव लेंथ फॉर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट्स। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि इफेक्टिव लेंथ फॉर डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट। अब यहाँ पे चार चीजें हैं, ठीक है, चार तरह का यहाँ पे आपको दिखेगा। तो पहला है व्हेन सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट। ठीक है, कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट विथ वन रिवेट। मीनिंग क्या हुआ कि अगर इस तरह का हमारा गसेट प्लेट है और ये हमारा एंगल स्ट्रट है, तो ये जो है एक ही रिवेट से जुड़ा हुआ है। समझ में आया ये चीज? बोलिए। यस सर। तो अगर यस सर। हमारा कोई ऐसा स्ट्रट है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट है, जो कि गसेट प्लेट से जुड़ा हुआ है और जिसमें कि एक ही रिवेट लगा हुआ है, एक ही रिवेट, इस तरह से एक रिवेट इधर, एक रिवेट दूसरा दूसरा एंड पे। सो इन दैट केस जो हमारा इफेक्टिव लेंथ होगा वो एल के ही बराबर होगा। मतलब जो लेंथ यहाँ से एल होगा, दूसरा जहाँ ज्वाइंट होगा वहां तक, वही लेंथ रह जाएगा इफेक्टिव लेंथ। सो एल इज इक्वल टू एल कर देंगे, 1.0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल ही रह जाएगा। लेकिन जो परमिसिबल और अलाउएबल एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस जो होगा वो हम लोग लेंगे 0.8 सिग्मा AC। इन सब चीजों को आप लोग नोट करते जाए, ठीक है, इसको नोट जरूर कर लेना है। तो यहाँ पे हम लोग 0.8 सिग्मा AC यूज करेंगे। किस केस में करेंगे तो ये जरूर पढ़िए। व्हेन सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट इज कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट विथ वन रिवेट। यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बात है कि सिंगल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट की बात कर रहे हैं। सिंगल एंगल मतलब, सिंगल एंगल मतलब क्या होता है, एक ही तरफ हमारा एंगल लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह से, और कुछ नहीं। डबल एंगल कहेंगे तब यहाँ डबल हो जाएगा। यहाँ सिंगल एंगल की बात कर रहे हैं और कनेक्टेड टू अ गसेट प्लेट विथ वन रिवेट। तो बहुत सिंपल सा केस है, और इस केस में हमारा L इज इक्वल टू एल, बट सिग्मा AC जो है उसको 20% यहाँ रिड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो परमिसिबल और अलाउएबल एक्सियल कॉम्प्रेशन स्ट्रेस जो है 0.8 सिग्मा AC लेना है। ये यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, इसको आप मिस नहीं करेंगे। तो इस फर्स्ट केस में डिसकंटिन्यूअस स्टार्ट के पहले केस में अगर ये हमारा क्वेश्चन में रहता है तो हम लोग एल तो ये लेंगे, लेकिन सिग्मा AC जो निकालेंगे उसको इतना अलाउएबल जो होगा उसमें 0.8 मल्टीप्लाई कर देंगे सिग्मा AC में। ठीक, क्लियर है ये चीज? बोलिए। यस सर। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, बस इसको इन्फो एक नोट करते जाइएगा। हम लोग डिजाइन में चलेंगे तो वहाँ ज़्यादा मजा आने वाला है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, जो बी केस है, ये बी है। When single angle discontinuous strut is connected to a gusset plate with two or more rivet, अब दो या दो से ज्यादा रिवेट से जुड़ा होगा तो, या वेल्ड किया हुआ है, या यहां से क्या है, ये वेल्ड किया हुआ है। तो इन दिस केस जब वेल्ड किया रहेगा और दो या दो से ज्यादा हमारा रिवेट रहेगा, तो इन दिस केस, ये सिंगल एंगल की कहानी हम बता रहे हैं, ये सिंगल एंगल ही है, ये भी आप वहां देख रहे होंगे, ये सिंगल एंगल ही है, सिंगल एंगल ही है। So when single angle discontinuous strut is connected to a gusset plate with two or more rivets or welding, so L हमारा इस केस में लिखेंगे 0.85 L। ठीक है, इस केस में L हो जाएगा 0.85 इंटू L। ये आपको यूज करना है इस केस में। परमिसिबल अलाउएबल एक्सियल कॉम्प्रेशन स्ट्रेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिग्मा AC ही रह जाएगा, इसको घटाना नहीं है, जितना है सिग्मा AC उतना ही रख देंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, ये अलाउएबल स्ट्रेस हो गया। ठीक,
चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक दो केस देखते हैं इसमें। तो ये देखिए, ये तीसरा केस आपको दिख रहा होगा, सी डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट में हम लोग चल रहे हैं अभी। व्हेन अ डबल एंगल, अब आ गया डबल एंगल, व्हेन अ डबल एंगल discontinuous strut with angles placed back to back, ठीक है, placed back to back and is connected to both sides of a gusset plate। मतलब क्या हुआ, ये जो गसेट प्लेट है इसके दोनों साइड में कनेक्टेड है। सेम साइड रहता तो अलग बात होता, ठीक। बोथ साइड्स ऑफ ए गसेट प्लेट बाय 2 or more rivets और वेल्डिंग, ठीक है। सो इन दिस केस हमारा 2 या 2 से ज़्यादा रिवेट से कनेक्टेड है या वेल्डिंग से कनेक्टेड है, इस तरह का केस अगर आएगा, ठीक है। सो इस केस में जो L होगा वो आपका 0.7 L to 1.0 L डिपेंडिंग अपॉन द एंड रिएस्टेंट। एंड रिएस्टेंट पे डिपेंड करेगा कि किस तरह से है, वहाँ पे पिंड है या फिक्स्ड है, ठीक है, वेल्डेड है या रिवेटेड है, उस तरह की चीज आएगा। और उसके बेसिस पे फिर हम लोग इसको इसके बीच में चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो परमिसिबल एक्सियल कंप्रेशन होगा यहाँ पे सिग्मा एसी हो जाएगा, जो है वही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा। सिग्मा एसी जो आप निकालेंगे वो रह जाएगा। चलिए इसके बाद एक और केस है डी नंबर, उसको भी नोट कर लेंगे आप लोग। तो डी में जाएंगे तो देखिए, when a double angle discontinuous strut with angles placed back to back and it's connected, ठीक है, connected to same side of a gusset plate by 1 or more rivets और welding। so अगर केसेस ऐसा बनता है जहां पे कि दोनों एक ही तरफ है, देख रहे हैं, दोनों एंगल एक ही तरफ है, डबल एंगल डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट एंड बोथ सेम साइड में हमारा बैक टू बैक कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या है, जो इफेक्टिव लेंथ होगा वो L इज इक्वल टू L ही रह जाएगा और परमिसिबल अलाउबल एक्सियल कंप्रेशन जो होगा वो सिग्मा एसी रह जाएगा, ठीक है। तो ये 4 केसेस जो है आपको डिसकंटिन्यूअस स्ट्रट में दिखेंगे। एक कंटिन्यूअस स्ट्रट मैंने बताया आपको और एक कॉलम का केसेस बताया जहाँ इफेक्टिव लेंथ निकालने की बात आई। तो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इतने सारे आपको चीज़ों को ध्यान रखना है। तो बेस्ड ऑन क्वेश्चन एंगल स्ट्रट जहाँ दिखा तो आप कॉलम को भूल जाइए, अब एंगल में आ जाइए। एंगल स्ट्रट में जितने चीज़ें हैं उसको याद रखिए। जब कॉलम अगर दिख जाए, कॉलम का डिजाइन करना है तो हम लोग कॉलम का रूल अपनाएंगे, वहाँ पे जो हम लोग का टेबल है उसका यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें करेंगे। क्लियर है यहाँ तक? ये सर। ठीक, तो इन चीज़ों को बस नोट कर लीजिए। और एक और चीज़ मैं आप बस लास्ट में ब्रीफ कर देता हूँ, इस टेबल को भी आपको नोट करना है। और ये टेबल जो है, ये टेबल जो है इतना इम्पोर्टेंट आपके लिए है, ठीक है, कि इसके बिना आपको कोई क्वेश्चन, कोई न्यूमेरिकल नहीं बन सकता है। हम जो बात कर रहे हैं सिग्मा एसी की, ये जो है आपको यहीं से निकालना है। ये यहाँ पे कोई फिक्स्ड नहीं है कि सिग्मा 80 की तरह हम 150 पुट कर दें, ये नहीं हो सकता है यहाँ पे। तो परमिसिबल स्ट्रेस सिग्मा एसी, ठीक है, इन मेगा पास्कल, ठीक है, इन एक्सियल कंप्रेशन फॉर स्टील्स विथ वेरियस यील्ड स्ट्रेस। तो डिपेंडिंग अपॉन यील्ड स्ट्रेस, तो ये जो पार्ट दिख रहा है ये दिखा रहा है यील्ड स्ट्रेंथ दिखा रहा है स्टील का, ठीक है, यील्ड स्ट्रेस दिखा रहा है। जैसे हम लोग अगर आपको माइल्ड स्टील बोलेंगे तो माइल्ड स्टील कहाँ जाएगा, किस में आएगा बताइए? माइल्ड स्टील कितना होता है? 250 होता है। तो हम लोग माइल्ड स्टील का जो है 250 बोलते हैं FY। तो हम लोग कौन सा वाला टेबल देखेंगे? यहाँ दिख रहा है 250 कहीं पे? यस सर। मतलब आप समझिए कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये सिग्मा एसी का पूरा वैल्यू है। ये जो बॉक्स में मैंने बनाया अभी, ये सब सिग्मा एसी का वैल्यू है। लेकिन ये किस पे डिपेंड करता है कि आपका स्लेंडरनेस रेशियो क्या है। तो यहाँ जो लिखा हुआ है ये है स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक, ये है स्लेंडरनेस रेशियो।
तो हम लोगों को क्या है कि यहाँ पे इंटरपोलेट करना पड़ेगा। ठीक, मतलब आपने पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा लिम्डा, स्लैंडरनेस रेशियो निकालना पड़ेगा, फिर आपको एफ वाई तो पता होगा। ठीक है, तो इन दोनों के बेसिस पे ही आपको ये निकल के आएगा। तो जैसे कि कहा जाए, कह सकते हैं कि सिग्मा एसी निकालने के लिए सिग्मा एसी किस पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है बताइए, क्या बोलेंगे? स्लेंडरनेस रेशियो डिपेंडिंग अपॉन स्लेंडरनेस रेशियो एंड एफ वाई, यील्ड स्ट्रेस पे डिपेंड कर रहा है, किस तरह का स्टील है ना। तो एक तो लेमडा पे डिपेंड कर रहा है, एक एफ वाई पे। तो ये दोनों अगर आपको पता हो जाएगा तब आप यहाँ से कहीं वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए लेमडा हमारा 100 आता है तो 100 आएगा तो हमारा सिग्मा एसी कितना हो जाएगा, अगर माइल्ड केस में 80 होगा क्या, देख रहे हैं? ठीक है ना, देख के बताइए आप लोग। यस सर, यस सर 80। चलिए, अगर हमारा लेमडा जो है, जो स्लेंडरनेस रेशियो है, अगर 150 होगा तब कितना होगा, अगर ये 150 है तब कितना होगा बताइए? 45 माइल्ड स्टील में 45। ठीक है, 40 दिख रहा है इस तरह से। लेकिन आपको क्या लगता है, आप जो जब भी निकालते हैं लेमडा तो क्या इस तरह का फिगर आ जाता है आपको कि 10 20 30 40 ऐसे आ जाए, आता है क्या? अब मान लीजिए हमको आ गया, नो सर। अब मान लीजिए हमको आ गया 35.6, कैसे निकालिएगा सिग्मा एस बताइए। और हम लोग बोले कि आपको कि माइल्ड स्टील का केस है, कैसे निकालेंगे? बढ़ा के ले लेंगे सर 40, उसके आसपास ले लेंगे सर, थोड़ा बढ़ा के। ये लो, तो ये लो, कम लेंगे सर, क्योंकि सिलेंडर जितना कम होता है उतना बढ़िया है। ये बताओ ऐसे कैसे चलेगा? और कोई बताइए, और कुछ दिमाग लगाइए आप लोग। किसी के पास आइडिया है? अभिषेक, शुभम, अमन? सर दोनों बीच का एवरेज का एवरेज निकालेंगे दोनों का। एवरेज निकालना सही आ जाएगा, बताओ। नहीं सर, वो तो एक्यूरेट नहीं आएगा, लेकिन लगभग नहीं, आ जाएगा। लगभग से काम नहीं चलेगा, एक्यूरेट चाहिए ना आपको। डिजाइन कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्यूरेसी थ्योरी में रखें ना, कम से कम थ्योरेटिकली तो जितना करना है करेंगे, पूरा एफर्ट लगाएंगे, हम लोग एज्यूम कर लेंगे बस, ऐसा थोड़ा होता है। जब दे दिया है यहाँ पे तो इसके बीच का वैल्यू इंटरपोलेट करना पड़ेगा। इंटरपोलेट का मतलब ये हुआ कि दो वैल्यू यहाँ पता है हमको, दोनों के बीच में हमको निकालना है तीसरा वैल्यू। क्या सर पता नहीं है, इसका आइडिया नहीं है। पता नहीं सर इसमें तो कैसे निकले। अच्छा, चलिए तो एक ट्राई करते हैं हम लोग। अब मान लेते हैं एक वैल्यू यहाँ पे कि हमारा जो लेमडा है, ठीक है, एक सर्टेन वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमको निकालना है। जैसे मैंने कहा आपको 35.6 बोला, यही ना? ठीक है, और हमने दे दिया आपको कि एफ वाई जो है 250 है। ये दो चीज हमको पता चल गया। ठीक है, ये दो चीज हमारा क्वेश्चन में तो पता चलेगा पहले ना, नहीं पता चला तो आपको निकालना है ना। ठीक, लेमडा निकालने के लिए क्या करेंगे, एल अपॉन आर मिनिमम करेंगे, ये करके हम लोग ये निकालेंगे। तो ये हमारा वैल्यू आया। तो पहले सबसे पहले हम देखेंगे इस टेबल में कि 35.6 कहाँ पे आ रहा है, किसके बीच में आ रहा है। तो यहाँ हम पाएंगे कि 30 और 40 के बीच में आ रहा है। आ रहा है क्या, ये लेमडा है ना, ये जो पहला कॉलम आप देख रहे हैं ये किसका है, लेमडा का है ना, स्लेंडरनेस रेशियो का है, देख पा रहे हैं। तो 30 और 40 के बीच में आएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ 250 आपको एफ वाई दिख रहा होगा, तो 250 में हमको चलना है डायरेक्ट, और तो कोई यहाँ यील्ड स्ट्रेस पे नहीं जाना है क्योंकि हमारा माइल्ड स्टील 250। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि 30 में कितना दिख रहा है बताइए तो, 30 में कितना 145 और 145 40 में कितना दिख रहा है 139। 139 मतलब जो हमारा सिग्मा एसी है
वो इसी दोनों के बीच में होगा, है ना, इन्हीं दोनों के बीच में होगा। तो हम लोग अगर इसको छोटा सा एक टेबल बना के देखें कि अगर हमारा क्या क्या आ सकता है, दो चीज अब देखिए, अगर लिखे हम लेमडा यहाँ लिख देते हैं, एक सिग्मा ऐसे आपको यहाँ लिख देते हैं। तो एक तो हो गया 30, एक हो गया 40, और यहाँ 145 दिख रहा है, और एक आपको दिख रहा है 139, और इसी के बीच में हमको निकालना है वैल्यू। ठीक है, इसी के बीच में हमको सिग्मा ऐसी एक निकालना है। ठीक है, लेकिन लेमडा पता है। ठीक है, ये पता है। तो अगर हम लोग दो पॉइंट पता है, ठीक है, याद आया, जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन किसी को याद है, y जो हम लोग y माइनस y1 इक्वल टू, याद आया किसी को? y minus y1 by x2 minus x1 into x minus x1 सर। याद आया? तो अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करें, ठीक है, x2 माइनस x1, x माइनस x1, अब इसमें हम लोग y2 y1 क्या लेंगे, x2 x1 क्या लेंगे, तो इसमें से आप इन में से किसी को एज्यूम कर लीजिए, किसको x लेना है, किसको y लेना है। ठीक, ठीक है, तो सपोज इसको हमने y एज्यूम कर लिया, इसको मैंने x एज्यूम कर लिया, तो इसको आप y1 मान लीजिए, इसको आप y2 मान लीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको x2 मान लीजिए। पुट करके बताइए तुम मुझे। और y बराबर मान लीजिए आप सिग्मा एसी। ठीक है, y बराबर मान लीजिए सिग्मा एसी, और x बराबर क्या मानिएगा, बोलिए? 35.6। ठीक, चलिए अब पुट करके निकालिए तो क्या आता है। ठीक है, y माइनस 145 हो गया ये। चलिए यहाँ हमको बताइएगा जरा आप लोग, ये हो गया 139। ठीक, y1 145, x2 कितना हो जाएगा, 40 होगा, x1 हो गया 30, और x जो है इसको भी पुट कर देते हैं, x का वैल्यू पुट कर देते हैं 35.6 माइनस 3.36, मतलब ये हो जाएगा -6 ऊपर में, है ना, 93.64 ये 10 हो जाएगा। ठीक, और ये ठीक है क्या, ये बोलिए यस, कितना आया ये, -3.36। 3.36। ठीक है, और इसको जब हम ले जाएंगे इधर, तो वो 145 माइनस 3.36 कितना हो जाएगा, बोलिए तो? 141.64। 141.64। 64। यस सर। तो ये जो सिग्मा एसी है हमारा निकल के आएगा 141.64 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और आप पाएंगे कि ये दोनों के बीच में आना चाहिए। आया है क्या इसके बीच में, y और y2 के बीच में आया है क्या? यस। ठीक है, तो दिस इज एन इंटरपोलेशन। मतलब इंटरपोलेशन का मतलब क्या होगा कि जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है और दो पॉइंट के बीच में आपको पता है, तो इसका स्लोप का यूज करके, इसका स्लोप का यूज करते हुए हम लोग क्या कर किए हैं कि एक सर्टेन लेंथ पे, ठीक है, जैसे x बराबर समथिंग है तो उस पर हम लोग इंटरपोलेशन का हेल्प के थ्रू इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, इस तरह से हम लोग सिग्मा एसी इज इक्वल टू 141.64 न्यूटन पर एम स्क्वायर इंटरपोलेशन के थ्रू इस तरह से निकालेंगे। तो हर बार जब आप क्वेश्चन करेंगे, जब डिजाइन करेंगे, तो सिग्मा एसी निकालने के लिए हर बार आपको इंटरपोलेट करना होगा। ठीक, हर बार आप क्या करेंगे, जो सिग्मा एसी का वैल्यू है उसको इंटरपोलेट करके निकालिएगा।
क्लियर हो गया ये? बोलिए। सर यस सर। बोलिए, किसका दिक्कत? सर जितना मतलब नंबर था सर सबका सर मतलब पूर्ण अंक तो नहीं होगा ना सर मान? हाँ, पूर्ण अंक तो नहीं होगा। लगभग करके तो मान आ गया होगा ना? हाँ, तो जैसे जी सर, तो वो सब तो जी सर। जिसमें जितना आएगा स्लेंडरनेस रेशियो उसके बीच देखेंगे कि 2 के बीच में तो आएगा ही ना। 30-40 के बीच में जैसे 35 आया, अब कहीं 51 आया तो 50 और 60 के बीच में आएगा ना, इस तरह से। क्योंकि 10 के अंतराल पे हमारा टेबल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके हिसाब से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए, और कोई बताइए, सबको क्लियर है ये चीज? सर स्लेंडरनेस रेशियो यहाँ पे अगर सर 35 रहता है तो यहाँ पे सर एवरेज निकाल सकते थे ना सिग्मा एसी का? ठीक है। हाँ, मतलब बीच में रहता तो आपको एवरेज निकालने से निकल जाता, ठीक है, बट ओके, आप सॉल्व करने में कोई टाइम लगेगा, एवरेज तो निकाल ही सकते हैं। 35 रहता तो हाँ बीच में निकाल सकते हैं, बट वो नहीं करना है हम लोग को। एक ये क्या होगा, एक इन्वर्सल हो गया, कोई भी वैल्यू आएगा तो हम लोग पुट करें, ठीक ठीक है। अरे अगर सर एवरेज निकाले थे सर थोड़ा कहीं मान डिफर करता होता है। अरे तो उससे हमको मतलब नहीं है, आपको इंटरपोलेट करना है। वाई यू आर एडॉप्टिंग शॉर्टकट? हमेशा शॉर्टकट क्या लेना है? अब तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं। हाँ चलिए, अगर हमको 30 के क्लोज दिख रहा है तो हम 30 वाला ले लिए, हमको 40 के क्लोज दिख रहा है 40 वाला ले लिए, तो ये कोई जरूरी है क्या? ठीक है। अब मानिए एवरेज नहीं, अब हम यहाँ पे आपको बोल दें कि 38.2, अब क्या कीजिएगा? वो तो कहीं एवरेज में नहीं आएगा, तो 38.2 के लिए क्या कीजिएगा? 40 ले लीजिएगा। बोलिए। एवरेज इसलिए नहीं सर समझ गया, यही करना है। एवरेज में इसलिए सही आ रहा है क्योंकि ये 35.6 लिखा है, 0.6 का यहाँ फर्क है, इसीलिए एवरेज करिएगा तो थोड़ा बहुत का फर्क आ रहा होगा, इसलिए लग रहा है कि नहीं ठीक है। लेकिन रैंडमली कोई भी वैल्यू जब आएगा ना तो समझ में आएगा कि ये नहीं बता पाएंगे डायरेक्टली, तो इसके लिए आपको इंटरपोलेट करना पड़ेगा। सो यूजिंग दिस, इस तरह से हम लोग इंटरपोलेट करके सिग्मा एसी निकालेंगे, और हर बार इस टेबल का यूज करके हम लोग सिग्मा एसी निकालेंगे। अदरवाइज हम लोग, ये आपको सीख लेना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर डिजाइन स्टेप्स पढ़ेंगे, और फिर हम लोग डिजाइन का न्यूमेरिकल करेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग तब होगा। तो आज का जो सेशन है, ठीक है, भले ही इसमें बहुत सारे अभी पैरामीटर्स आपने देखे होंगे, और खासकर जो इफेक्टिव लेंथ वाला था पोर्शन, उसको आप लोग बार बार पढ़िए, ठीक है, बार बार देखिए, और वो क्या है, बस एक दिमाग में बिठाने वाली चीज़ है, ठीक है। और आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में वो चीज़ दी हुई रहेगी, ठीक है, तो इसलिए डरना भी नहीं है, आपको पता रहेगा। क्योंकि मानिए कोड दे देता है तो कोड से हम देख सकते हैं, अगर कोड नहीं देता है तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इफेक्टिव लेंथ जो है इसका इतना लेना है, या इफेक्टिव लेंथ ही लिख दिया क्वेश्चन में, हो गया, ठीक है। जहाँ भी इफेक्टिव लेंथ लिख दिया तो हमको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधा वो एल ही हो गया, एल हो गया। तो ठीक है, इस क्लास में अब हम लोग इतना ही करेंगे, और आज जो भी है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, और फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ेंगे और इसका डिजाइन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।